प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो हमने अंडरस्टैंड करना है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा कैपेसिटर बनाते हैं। मान लो हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, और हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया और ये कनेक्टेड है। जो चीज़ अर्थ से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल जीरो है। आप याद करो, +1 से हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनर्जी को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वर्क से। कैसे? वर्क से समझते हैं। सपोज करो कि हम इनफाइनाइट पे जाते हैं। इनफाइनाइट क्यों यूज कर रहा हूं वर्ड में? क्योंकि हम रेफरेंस किसको लेते हैं? इन्फिनिटी को। हम इनफाइनाइट पे जाते हैं जहां पे पोटेंशियल कितना है? जीरो होता है। यहां से चार्जेस को उठाते हैं और उठा के हम कहां ले जाते हैं? कैपेसिटर के ऊपर पुट करना स्टार्ट करते हैं। सपोज करो काफी लॉन्ग टाइम के बाद हमने क्यू चार्ज उठाया, थोड़ा थोड़ा करके उठाया और इस वाली प्लेट पे डाल दिया। अब सिंस ये कंडक्टिंग प्लेट होगी तो ये यहां पे स्टोर हो जाएगा, ऐसे करके प्लस प्लस के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इंडक्शन की वजह से यहां पे माइनस माइनस आ जाएगा और बाकी का जो दूसरे वाले प्लेट का पॉजिटिव है वो कहां जाएगा? वो अर्थ में चले जाएगा। ठीक है। इसकी वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा V के बराबर। हम अच्छे से जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है Q बाय C, जहां पे C होगा इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और डेल्टा V का मतलब हुआ V माइनस जीरो एंड दैट इक्वल टू Q बाय C। ओके हो गया। एक काम करते हैं, हम यहां से थोड़ा सा चार्ज dq और उठाते हैं और थोड़ा सा चार्ज उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। dq को हम कितने पोटेंशियल से लेके आ रहे हैं? dq को हम लेके आ रहे हैं जीरो पोटेंशियल से। और कहां पे ले जाने वाले हैं? v पोटेंशियल पे। एक बात ध्यान रखो, दुनिया में चीजें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अपने आप भागती हैं, लेकिन उल्टा करना हो, उल्टा मतलब अगर हमें लोअर से हायर पे ले जाना हो तो ये अपने आप भागेगा कि हमने धक्का मार मार के ले जाना पड़ेगा? हमने धक्का मार के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि चीजें कभी हायर की तरफ अपने आप नहीं भागती। मतलब अगर मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन खुद से भाग के छत के ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन छत के ऊपर से छोड़ दोगे तो नीचे तो गिर जाएगा, क्योंकि चीजें लोअर से हायर की तरफ नहीं जाती, हायर से लोअर की तरफ आ जाती हैं। तो यहां चार्ज को हमने उठा के कहां ले जाना है? हायर की तरफ ले जाना है। तो हमें करना पड़ेगा वर्क। हम मतलब कौन? हम मतलब एक्सटर्नल। और हम कितना काम करेंगे? हम काम करेंगे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। चार्ज हम कितना ले जा रहे हैं? dq। और डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ? वहां पे पोटेंशियल, प्लेट के ऊपर पोटेंशियल कितना है? v। और कहां से ले जा रहे हैं? जीरो पोटेंशियल से। ठीक हो गया। तो ये आएगा v इंटू dq। एक बात ध्यान रखना, मैंडेटरी है, जिसको ध्यान रखना है, अर्थ का पोटेंशियल भी जीरो कंसीडर करते हैं और हम अपने से इनफाइनाइट डिस्टेंस का पोटेंशियल भी जीरो कंसीडर करते हैं। ये बात आपने बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। अच्छा, v की वैल्यू कहां लिखी हुई है? v की वैल्यू लिखी है ऊपर, कितने के बराबर है? q बाय c। बिल्कुल सही। हम v की जगह रखेंगे बेटा q बाय c इंटू dq। यहां पे चार्ज वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब पहले इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज था? जीरो, फिर थोड़ा सा, फिर और थोड़ा, फिर और थोड़ा, फिर और थोड़ा, एंड फाइनली इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? बहुत सारा। सो इस प्लेट का चार्ज टाइम के साथ कैसा है? वेरिएबल है। सो अब हम इसको लिख रहे होंगे दिस इक्वल टू 1 बाय c और साथ में क्या आएगा? q इंटू dq। और एक चीज हम अच्छे से जानते हैं, dw एक्सटर्नल। dw एक्सटर्नल का मतलब जितना एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया। एक्सटर्नल एजेंट जितना काम करेगा वो कहां चला जाएगा? कहां जाएगा? वो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसलिए हम dw को क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू du। ये मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। और du का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। सो वी हैव दिस du इज इक्वल टू 1 बाय c इंटू क्यू इंटू डी क्यू। अब हम करेंगे इंटीग्रेट। कैसे करोगे? तुम बोलोगे सर जब कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वॉज जीरो। आफ्टर लॉन्ग टाइम फाइनली चार्ज बिकम्स कैपिटल क्यू। ये कौन सा वाला चार्ज है? जब कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो चुका होगा तो एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? u। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज u माइनस जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन c। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना आएगा? क्यू स्क्वायर बाय 2। या हम इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय c। व्हाट इज दिस? इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये एनर्जी कहां पे स्टोर्ड होगी? अंडरस्टैंड करो, ये एनर्जी स्टोर्ड होगी दोनों प्लेट्स के बीच में, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है यहां पे होगा प्लस, यहां पे होगा माइनस और इसके बीच में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली जहां पे लाइंस होती हैं वहां पे एनर्जी होती है। तो एनर्जी कहां पे? एनर्जी एक्चुअली इस वाले जोन में है, इस जोन में है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहां पे स्टोर्ड होती है? बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एनर्जी
energy is stored between plates of कैपेसिटर। कहाँ पे स्टोर्ड है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्टोर्ड है। और बीच में क्या भरा होता है? डाइलेक्ट्रिक। इसका मतलब एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड है? एक्चुअली ये एनर्जी डाइलेक्ट्रिक में स्टोर्ड है बिटवीन द प्लेट्स। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला हम इसको अगर हम चाहें तो हम सी की वैल्यू फर्दर डाल सकते हैं। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आपको याद होगा हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे तो कितना निकल के आएगा? हाफ टाइम्स डी क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। लेकिन ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है कि केवल पैरेलल प्लेट के लिए? दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक और चीज हम लिख रहे हैं u इक्वल टू हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई सी। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स q को क्या लिखते हैं हम? cv। याद होगा आपको, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय c, इट बिकम्स हाफ टाइम्स cv स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू हाफ टाइम cv स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? हाफ टाइम cv इंटू वी। हम लोग ने क्या करा? v को अलग कर दिया। व्हाट इज दिस cv? ये क्या चीज है? ये है q। सो फॉर्मूला कितना बन जाएगा? हाफ टाइम्स q इंटू v। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला। सो वी हैव गॉट थ्री टाइप ऑफ फॉर्मूला। एक q और c में फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देखो, एक q और c में फॉर्मूला आ गया, एक c और v में फॉर्मूला आ गया, और एक q और v में फॉर्मूला आ गया। जो हमें डेटा कभी गिवन होगा हम उसके हिसाब से फॉर्मूले को कन्वर्ट करके लिख लेंगे। इट वॉज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब हम देखते हैं एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स। एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब यहां पे हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे। सो एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स। अब जब हम ग्रुपिंग की बात कर रहे होंगे तो ग्रुपिंग दो तरह की हो सकती है, सीरीज भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तो ऐसे करते हैं, हम पहले सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा सीरीज। सीरीज में हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर होंगे, 1 2 वी हैव 3 वी हैव 4, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर हैं जो लाइन में कनेक्टेड हैं। और हमने यहाँ पे क्या करा? हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी है कुछ ऐसे, और ये बैटरी होगी, इसका पोटेंशियल होगा V के बराबर, और ये होगा कुछ C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस C4, ऐसे कुछ है। अब जैसे तुम कनेक्ट करोगे तो इस वाले वायर में से चार्ज फ्लो करेगा, और जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम जब ये कैपेसिटर पूरे चार्ज हो गए होंगे तब इसमें से टोटल चार्ज फ्लो हो गया होगा Q। एक बात हम अच्छे से जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर होते हैं तो इन ईच कैपेसिटर चार्ज पासेस इज सेम। मतलब हर एक कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। यहां भी Q होगा, यहां भी Q, यहां भी Q, और ये ऐसे कुछ होगा। मतलब एवरी कैपेसिटर एक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। एक और चीज, इसका पहले वाले का पोटेंशियल V नहीं होगा बट V1 होगा, दूसरे वाले का V2, V3 एंड V4। क्या सबका पोटेंशियल सेम है कि पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा है? सबका पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा है, लेकिन चार्ज की वैल्यू सब में सेम आ रही है। हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इज U1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स C1 V1 स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे लिख सकते हैं, और हाफ टाइम्स Q स्क्वायर बाय C1। ये क्या था? U1। इसी तरह से हम लिख सकते हैं U2 एंड दैट इक्वल टू हाफ टाइम्स C2 V2 स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स Q स्क्वायर बाय C2। आपको कौन सा लिखना सही लगेगा? इफ वी राइट लाइक दिस, अगर हम इसके जैसा लिखते हैं तो हम ध्यान से देखेंगे हर कैपेसिटर का V सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। हमें पहले निकालना पड़ेगा, फिर हम उसको देखेंगे। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हर कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू सेम आएगी। तो हमें मालूम चल जाएगा किस पे एनर्जी ज्यादा है, किस पे एनर्जी कम है। सो इन जनरल व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, charge in each capacitor is same, so we write formula as half times Q square by C in place of half times CV square। हम ये लिखना पसंद नहीं करते, हम ये लिखना पसंद करते हैं। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं in series combination U1 equal to half times Q square by C1, U2 equal to half times Q square by C2,
U3 इक्वल टू हाफ टाइम्स Q²/C3। हम लोगों ने केवल 3 कैपेसिटर लिए, और अगर हम निकालते हैं नेट एनर्जी तो आप क्या बोलेंगे? यू नेट। एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो सबकी सब बेटा ऐड हो जाएंगी, और जब ऐड होंगी तो क्या बन जाएगा? U1 प्लस U2 प्लस U3, और ये कितना निकल के आएगा? हाफ टाइम्स Q²/C1 प्लस हाफ टाइम्स Q²/C2 प्लस हाफ टाइम्स Q²/C3। और अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन गया? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और एक चीज़ हम जानते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है ये 1/C इक्विवेलेंट, और ये क्या निकल के आ रहा है? हाफ टाइम्स Q²/C इक्विवेलेंट। इसका मतलब यू नेट लिखने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले इंडिविजुअल का यू निकालें, फिर सबको सम कर दें, यू निकल आएगा। या फिर हम सिंपल फॉर्मूले वैल्यू डाल लें सभी की और सम कर दें, यू निकल आएगा। या फिर अगला मेथड हो सकता है कि हम सीधा डायरेक्ट लिखें। हमें हमारे सर्किट में क्यू की वैल्यू पता हो, हमें हमारे सर्किट में सी इक्विवेलेंट की मालूम पता है, तो वैल्यू पता है, तो हम डायरेक्ट यू नेट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो U1:U2:U3 निकालें। मतलब एनर्जीज का रेशियो निकालेंगे कि किस में एनर्जी ज्यादा है, किस में एनर्जी कम है। तो हम क्या देखेंगे? दिस इज इक्वल टू, आपको मालूम है हाफ सब में कॉमन था, क्यू सब में कॉमन था, रिलेशन क्या आएगा? C1 1/C2 इज टू 1/C3। इसका क्या मतलब है? जिसका C ज्यादा होगा उसमें एनर्जी कम होगी। समझ आ रहा है? जिसका C ज्यादा होगा उसमें एनर्जी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। तो हम कह सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन a capacitor with biggest value has least energy एंड वाइस वर्सा। मतलब एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। एंड वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सो ये हमें इस वाले रेशियो से मालूम चल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पूछता है आपसे कि वी हैव 3 कैपेसिटर्स, चेक करें। ऐसे हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है, एंड दिस बैटरी इज सम 10 वोल्ट, एंड दिस इज 100 माइक्रोफेरेड, this is 200 माइक्रोफेरेड, एंड दिस इज 400 माइक्रोफेरेड। और कोई तुमसे कहता है फाइंड एनर्जी इन फर्स्ट कैपेसिटर, एंड टोटल एनर्जी। ये हमसे कोई दो अलग अलग बातें पूछता है। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड एनर्जी इन फर्स्ट कैपेसिटर एंड टोटल एनर्जी। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी कैसे निकल के आएगी? अगर फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी है तो तुम्हें चार्ज चाहिए होगा ना, और टोटल निकालना है तब भी तुम्हें चार्ज रिक्वायर्ड होगा। बेटे कैसे करोगे तुम? सबसे पहले हम निकालेंगे सी इक्विवेलेंट। क्या निकालेंगे? सी इक्विवेलेंट। तो हम लिखते हैं यहां पे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सिंस ये सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या आएगा? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200 प्लस 1 हाउ मच? 400, एंड दैट इक्वल टू डिनोमिनेटर में आएगा 400, ऊपर आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1। सो यहां से C इक्विवेलेंट निकल के आ गया कितना? 400 डिवाइडेड बाय 7, क्या वैल्यू आएगी? माइक्रोफेरेड। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 वोल्ट था। तो यहां से वैल्यू कितनी है? लेकिन ये आंसर किस में आएगा? माइक्रो कूलम में। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज 4/7 मिली कूलम। आई थिंक यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रहा है। 4/7 मिली कूलम के बराबर चार्ज होगा एक कैपेसिटर में, कि सब में होगा? सब में होगा। अगर हमें फर्स्ट कैपेसिटर में एनर्जी निकालनी तो वो क्या होगी? U1, एंड व्हाट इज दैट बेटा?
that is half times Q square by C1 and that equal to half times Q कितना आएगा 4/7 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 का मतलब कितना हुआ. व्हाट इज C1? C1 वॉज, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में बोल रहे थे हम C1 कितना है 100 माइक्रोफेरेड के इक्वल है, तो डिवाइड बाय क्या लिखेंगे हम 100 माइक्रोफेरेड. बट ध्यान रखो ऊपर वाला हमने SI यूनिट में बनाया तो नीचे वाला भी SI में होना चाहिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे 100 इंटू 10⁻⁻6. नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 and 16 divided by 49 multiplied by 10⁻⁻6 divided by 100 into 10⁻⁻6. ये पावर कैंसिल हो जाती है और यहां से हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, वैल्यू बचती है दिस इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 4900. आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा. दिस इज U1. ध्यान से देखो, this much is the energy stored in which capacitor? First capacitor. अगर कोई हमसे बोलता है कि टोटल एनर्जी निकालो तो इसको निकालने के हमारे पास दो मेथड होंगे. हम सबसे पहले सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी निकालेंगे, थर्ड की निकालेंगे, फिर क्या करेंगे सभी को सम अप कर देंगे. या फिर दूसरा मेथड क्या होगा, सी इक्विवेलेंट हमारे पास पता है और क्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और क्यू रादर हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके हिसाब से हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे. एंड व्हाट वाज दैट, यू नेट इज इक्वल टू, क्या बोल सकते थे हम लोग, यू नेट को हम बोल सकते हैं हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय सी इक्विवेलेंट. ऐसे भी बोल सकते थे या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हाफ टाइम्स सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर. आई बिलीव क्लियर है आपको. तो मैं सेकेंड वाला यूज करता हूं. नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, सी इक्विवेलेंट वाज 400 डिवाइडेड बाय 7. बट ध्यान रखना है माइक्रो में है, इट वॉज इन माइक्रो. सी इक्विवेलेंट की वैल्यू माइक्रो में आ रही थी. अगर हम इसको फेरेड में बनाएंगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा ऐसे. और हम साथ में करेंगे वी स्क्वायर, वी का मतलब था 10, उसका स्क्वायर. सो बेटा इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यू नेट निकल के आता है. यू नेट इज समथिंग हाफ इंटू दिस न्यूमरेटर इज 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100. तो उसके हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यू को डालते हैं तो इट कम्स आउट समथिंग 2/7 इंटू 10⁻⁻2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/700 जूल. सो दिस इज यू इक्विवेलेंट. और जो हमने पहले निकाला था वो एनर्जी कौन सी निकली थी, इक्विवेलेंट थी कि वो केवल एक कैपेसिटर की थी, दैट वाज ऑफ कैपेसिटर 1 ओनली. सो ये था एनर्जी जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम डेटा ले लेते हैं. सपोज करो हमारे पास कैपेसिटर है वो सेम, ये 100, दिस इज 200 एंड दिस इज 400. दीज ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ऐसे कनेक्टेड हैं, सबकी सिंगल प्लेट एक तरफ कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है. और अब हम इसके साथ में सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वी फाइंड ऐसे कुछ, ऐसे कर लेते हैं. अच्छा हम मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज V है और यहाँ से कुछ चार्ज बैटरी में से टोटल चार्ज निकला Q. ये सडनली निकलेगा कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद निकलेगा, ये तब तक निकलेगा जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाते, उसके बाद निकलना बंद हो जाएगा. सो Q इज अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज जो बैटरी में से बाहर निकला. आउट ऑफ दैट Q थोड़ा सा चार्ज जाएगा यहाँ पे Q1, थोड़ा सा यहाँ पे Q2 और थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा Q3. और इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा. नाउ दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3. एंड अब हमसे कहा जाता है कि कैलकुलेट करना है हमने एनर्जी टोटल. सो अगर हम फर्स्ट में एनर्जी की बात करेंगे तो U1 होगा. एंड व्हाट इज U1? U1 का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ टाइम्स Q1 स्क्वायर अपॉन C1, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ टाइम्स C1 इंटू वी स्क्वायर. सब में V सेम होगा बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू V. सो हमने U का फॉर्मूला लिख दिया. अभी हम U2 लिखते हैं, दैट इज हाफ टाइम्स Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C2, और ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ टाइम्स C2 इंटू वी स्क्वायर. क्लियर हो गया. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं U3 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स Q3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C3, या ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ टाइम्स C3 इंटू
v²। अब हमारी चॉइस है हम कौन सा लिखना पसंद करेंगे। ध्यान से देखो, दूसरे वाले फॉर्मूले सिंपल हैं, पहले वाले फॉर्मूले सिंपल नहीं है, बिकॉज इसमें वेरिएबल सबके लिए अलग अलग है। मतलब यहाँ पे Q1 है, इसमें Q2 होगा, इसमें Q3 होगा, सो मालूम नहीं चलेगा। बट इनमें साफ दिख रहा है, इसमें V सब में सेम है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किस में एनर्जी ज़्यादा होगी, किस में एनर्जी कम होगी। अगर हम U नेट निकालते हैं तो U नेट आएगा व्हाट, U1 प्लस U2 प्लस U3। हम सेकेंड वाले फॉर्मूले लिखेंगे तो क्या आएगा, हाफ टाइम्स C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V²। और क्या लिखेंगे इसको, C इक्विवेलेंट इंटू V²। दिस इज समथिंग कॉल्ड U नेट। बेटा जी समझ में आ गया, हाफ टाइम C इक्विवेलेंट इंटू V² क्या निकल आएगा, U नेट निकल आएगा। अच्छा, कोई हमसे रेशो की बात करे कि इन तीनों में एनर्जी का रेशो किस रेशो में होगा, तो क्या देखेंगे आप इनको आपस में कंपैरिजन करो, इनको क्या पाओगे तुम, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसमें C ज़्यादा होगा, किसकी एनर्जी कम होगी, जिसमें C कम होगा। उल्टा हो गया ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका C ज़्यादा था उस पर एनर्जी कम थी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका C ज़्यादा है उस पर एनर्जी ज़्यादा है। मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन energy is maximum on a capacitor, having biggest value। जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा आएगी। क्लियर है, क्योंकि हमें दिख रहा है C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, या हम ऐसे बोल भी सकते हैं U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, बिकॉज पोटेंशियल सब में कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। दोबारा से हम एक एग्जांपल और करते हैं, सेम डेटा लेते हैं पहले वाला। वी हैव थ्री कैपेसिटर एंड उनकी वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं पहले जैसी 100, 200 एंड 400। सो दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी। बैटरी भी सेम ले लेते हैं, कितना वोल्ट था प्रीवियस में, बैटरी का वोल्टेज था 10 के बराबर। अब हम इसको मान लेते हैं 100 माइक्रोफैरड, इसको मान लेते हैं 200, इसको मान लेते हैं 400 माइक्रोफैरड। हो गया। और अब हमसे कोई बात करे फाइंड U1, समझ गए ना, U1 का मतलब क्या हुआ, फाइंड U1। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सॉल्यूशन होगा U1 इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लिखना सही होगा, हाफ टाइम्स C1 इंटू V², एंड दिस इक्वल टू हाफ टाइम C1 वॉज 100 इंटू 10 पावर -6, और V का मतलब कितना था, 10 का स्क्वायर। सो बेटा वैल्यू कितनी आ गई, हाफ इंटू, यहाँ पे 10 पावर 4 आ जाएगी, बिकॉज ये 10 पावर 2, दिस इज 10 पावर 2 4, ये 10 पावर -6, क्या बच जाएगा 10 पावर -2। और हम इसको नीचे ले जाएं तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1/200 जूल। और अगर तुम चाहते हो तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये क्या था, फाइंड U1। फिर कोई एक और क्वेश्चन करता है फाइंड U नेट। अब हमें U नेट निकालना है। U नेट कैसे निकलेगा, U नेट निकलेगा U नेट इक्वल टू हाफ टाइम्स, क्या बोलेंगे हम, C इक्विवेलेंट इंटू V², एंड दैट इक्वल टू हाफ टाइम्स C इक्विवेलेंट। ध्यान से देखो कितना आएगा यहाँ पे, सिंस सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो C इक्विवेलेंट में सबके सब ऐड हो जाएंगे। कितना वैल्यू आएगा, 700 इंटू 10 पावर -6 इंटू V², एंड V कितने के बराबर है, V है 10 के बराबर। सो दिस वैल्यू कम्स आउट कितना, 7/2 इंटू 10 पावर -2। कैन यू सी, यहाँ पे आएगा पावर 2, 10 पावर 2, 10 पावर 2, 10 पावर 4, यहाँ पे 10 पावर 6, क्या बन गया 10 पावर -2। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/200 जूल। आई थिंक आपको क्लियर है। सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था जिसमें हम एनर्जी निकालते थे। हम इंडिविजुअल की एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और हम किसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, हम ग्रुप की एनर्जी भी निकाल सकते हैं ओवरऑल। बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत बढ़िया सा आर्टिकल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा, जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर
यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ये हमारे पास कैपेसिटर, वी हैव दिस प्लस, वी हैव दिस माइनस, एंड इनके बीच में एनर्जी फील्ड है यहाँ पे इस जगह, मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में फील्ड है। ये डायग्राम हमें 2D में दिख रहा है। अगर हम 3D में डायग्राम बनाते हैं तो ये कैसे दिखेगा? ये प्लेट ऐसे होगी, एक्चुअली ऐसे होगी, और ये वाली प्लेट भी हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी, देखो ये भी ऐसे होगी। और एनर्जी सच में कहाँ पे भरी होगी? एनर्जी इस पूरे वॉल्यूम में फील्ड होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर हुआ? तो इस पर्टिकुलर जोन में टोटल कितनी एनर्जी फील्ड होती है? यहाँ पे टोटल एनर्जी फील्ड होती है U इक्वल टू, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द फॉर्मूला, Q स्क्वायर बाय C और CV स्क्वायर, कोई भी लगा सकते हो, मैंने लगा दिया ये वाला फॉर्मूला। ये एनर्जी होगी कितना? हाफ टाइम्स Q स्क्वायर बाय C के बराबर। दिस मच एनर्जी इज फील्ड। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम इस वाले गैप को बोलते हैं D, ऐसा तो बोलते रहते स्टार्टिंग से, और इस एरिया को बोलते हैं A। ये एनर्जी आ जाती है। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना आएगा? इसका वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू डेंसिटी। चेक करो, वॉल्यूम आएगा ना, प्लेट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी शॉर्ट में लिखता हूं मैं, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एंड दैट इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कितना है? एनर्जी है हाफ टाइम्स Q स्क्वायर बाय C डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू सेपरेशन, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स Q स्क्वायर बाय A इंटू डी। नीचे भी C आ जाएगा, C को क्या लिखेंगे हम? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। आई थिंक क्लियर है? यहां पे D और D आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ टाइम्स, दोबारा से देखते हैं, ऊपर क्या आएगा? Q स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? A स्क्वायर, और साथ में आएगा एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये आएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, साथ में आएगा एप्सिलॉन नॉट। याद करो, सिग्मा कुछ होता था, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एनर्जी filled between plates of capacitor, that is half times sigma square upon epsilon naught.